हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइबा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज हम आपको पढ़ाएंगे मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। तो अब ये जो मूल कर्तव्य होते हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यह एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के अलावा अन्य राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनकी मुख्य परीक्षाओं में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें शुरू करते हैं फ्रेंड। तो जो मूल कर्तव्य होते हैं, तो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को अधिकार बहुत ज़्यादा दे दिया जाए और उसका कुछ कर्तव्य ना हो, ठीक है, तो वह व्यक्ति कैसा हो जाएगा? तो वह व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तानाशाह हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति को कर्तव्य बहुत ज़्यादा दे दो और उसके अधिकार ना हो, तो वह व्यक्ति कैसा हो जाता है? कमज़ोर होता है, पंगु होता है। तो इसलिए दोनों में ही समानता बनी रहे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहें, इसलिए हमारे संविधान में इनका प्रावधान किया जाता है। अब इसके बाद देखिए आगे कि साम्यवादी देशों में, ठीक है, तो साम्यवादी देशों में मूल कर्तव्यों की परंपरा हमें दिखाई देती है, और उसके बाद फिर हमारे भारत में भी इन्हीं देशों के आधार पर हमारे भारत में भी इन मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। तो हमारे भारत में जो मूल कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए हैं ये हमने कहाँ से लिए हैं? रूस से। तो रूस भी एक कैसा देश है? तो रूस भी एक साम्यवादी देश है, और वहाँ पर हमें ये मूल कर्तव्य की परंपरा दिखाई देती है, अर्थात वहाँ के संविधान में ये मूल कर्तव्य वर्णित हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर फिर हमने भी हमारे भारत के संविधान में इन मूल कर्तव्यों को शामिल किया है। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए इसमें आगे संवैधानिक प्रावधान। तो जो मूल कर्तव्य हैं इनका हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर प्रावधान किया गया है ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो संविधान में प्रावधान को पढ़ने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इन संविधान में लिखित मूल कर्तव्यों की शुरुआत कैसे हुई थी हमारे भारत में। ठीक है, तो देखिए इसमें तो हमारे भारतीय संविधान के मूल भाग में ये कर्तव्य नहीं थे। फिर उसके बाद में जब हमारी सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि हमने हमारे भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार तो बहुत सारे दे दिए लेकिन कर्तव्य इनके कुछ भी नहीं है, तो इसलिए भारतीय नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होना चाहिए। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में एक समिति का गठन हुआ जिसका नाम होता है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और इस समिति के अध्यक्ष भी कौन बनाए जाते हैं फ्रेंड? तो इस समिति के अध्यक्ष भी सरदार स्वर्ण सिंह ही बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद जब यह समिति गठित होती है तो इस समिति के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे, और इन्हीं की समिति ने या इन्होंने ही यह सिफारिश की थी कि हमारे भारतीयों के कुछ मूल कर्तव्य भी होना चाहिए। फिर हमारी भारत सरकार ने इनकी सिफारिश को स्वीकार करते हुए एक संविधान संशोधन किया जिसका नाम था 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इन मूल कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। और हमारे भारतीय संविधान में एक कौन सा भाग जोड़ा जाता है? तो इसमें भाग 4 का खंड क या भाग 4 क इसमें जोड़ा जाता है। एक और नया अनुच्छेद जोड़ा गया इसमें। तो नया अनुच्छेद कौन सा है? तो नया अनुच्छेद 51 क इसमें जोड़ा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इस समिति की सिफारिश पर उस समय हमारे भारत में कितने मौलिक अधिकारों को शामिल किया जाता है? तो इस मूल कर्तव्यों को, तो 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना इसके द्वारा जो बताए गए थे वो तो 8 ही थे, लेकिन 2 और मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए जाते हैं। तो उस प्रकार उस समय जब ये मूल कर्तव्य के लिए समिति गठित होती है और जब हमारे भारतीय संविधान में इन मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था तो उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, फिर वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में फ्रेंड याद रखना 11 मौलिक कर्तव्य हैं या 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो जो 11वां मूल कर्तव्य है यह कब जोड़ा जाता है? तो इसके लिए एक संविधान संशोधन किया जाता है 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यह 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है फ्रेंड? तो इसमें यह प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे या ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष की है और इनके माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि इन बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का अवसर देंगे।
आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर जिस मूल कर्तव्य की हम बात कर रहे हैं, ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं फ्रेंड, तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस से ये मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए जो मूल कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं और इनमें कौन कौन से हैं तो ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों की सूची, कभी कभी क्या होता है कि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि मूल कर्तव्यों की सूची लिखिए। तो मूल कर्तव्य 11 हैं, तो ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रस्तावना आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ऐसे ही जो मूल कर्तव्य है ये भी आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए इसमें मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें पहला मूल कर्तव्य, तो संविधान का पालन करें और उसके उच्च आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो ये हमारे सभी भारतीय, भारत के जितने भी नागरिक हैं, तो सभी भारतीय नागरिकों का, प्रत्येक भारतीय नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि सभी नागरिक संविधान का पालन करें। तो इसके बाद में उसके जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, इसके बाद जो राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, इन सब का सम्मान करें, आदर करें। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जिन लोगों ने हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसे आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला आता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ठीक है, तो संप्रभुता का अर्थ मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो संप्रभुता का अर्थ होता है कि हमारा भारत एक संप्रभु देश है। हमारा भारत किसी भी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा, अर्थात हमारा भारत आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम है। हमारा भारत किसी दूसरे देश के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगा। ऐसे देश को संप्रभु कहते हैं और ऐसी अवधारणा को संप्रभुता कहते हैं। तो ऐसी संप्रभुता की रक्षा करेंगे हम सभी, ये हमारा सबका कर्तव्य है। इसके बाद में एकता को बनाए रखने में हम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, हम सब भारतीय लोग। ठीक है, इसके बाद फिर अखंडता, अखंडता का अर्थ क्या होता है कि किसी भी स्थिति में भारत का विभाजन स्वीकार नहीं होगा, तो इसमें भी आप अपनी भूमिका अदा करें। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य है हम सभी का फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला, तो अगला कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। हमारा समझ में, हो सकता है कि हमारे भारत में ऐसे संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाए जब हमें देश की रक्षा करने की आवश्यकता हो, तो अगर सरकार के द्वारा आह्वान किया जाता है तो राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, इसके बाद फिर अगला कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के या स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। आ रहा समझो फ्रेंड, तो ये हम सभी के कर्तव्य हैं, हम सभी को ये कर्तव्य ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। तो हमारे भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, तो इन सभी संस्कृतियों से हमें गौरव प्राप्त होता है, और अगर हमारी संस्कृतियों से हमें गौरव प्राप्त हो रहा है तो ऐसे गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और इसका रक्षण करें या इसका परिरक्षण करें, इसकी रक्षा करें। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला कर्तव्य आता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, इनकी रक्षा करें, इनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, क्योंकि पर्यावरण में इन सब का योगदान होता है। वन का, झील का, नदी का, वन्य जीव का, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में इन सभी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इसलिए इनको सुरक्षित रखना जरूरी है, इनकी रक्षा करना जरूरी है, इनको बढ़ावा देना जरूरी होता है। अगला आता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अर्थ समझ में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ क्या होता है, तर्क में विश्वास करना। तो तर्क में विश्वास करना मतलब कि जैसे हम
पढ़ाई करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा, ये तर्क है। लेकिन हम ये मान लें कि हम तो बिना पढ़े ही पास हो जाएंगे, तो ये अंधविश्वास है, ऐसे पास नहीं होंगे। ठीक है, ये अंधविश्वास कहलाता है। तो अंधविश्वास में न रहें, आप तार्किकता में विश्वास करें, इसे कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, कुल मिलाकर तर्क में विश्वास करना वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। इसके बाद फिर मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मानववाद मतलब हर व्यक्ति को मानव होने के नाते सबको अपने अपने कर्तव्य ध्यान रखना चाहिए। आ रहा समझ में। इसके बाद में ज्ञानार्जन, तो हमेशा ज्ञान को अर्जित करने की भावना विकसित करें और सुधार की भावना का विकास करें। आ रहा समझ में। चाहे सुधार की बात अपने आप में हो, चाहे अपने घर की बात हो, अपने देश की बात हो, अपने नगर की बात हो, सुधार की भावना हमेशा बनाए रखें और इसको हमेशा विकसित करें, सुधार की भावना को। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो जितनी भी सरकारी संपत्तियां हैं, इन सभी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हिंसा से हमेशा हमें दूर रहना है। हिंसा का मतलब जानते हैं, मारपीट, खून खराबा, इससे हमें दूर रहना है। इसके बाद फिर अगला आता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर ऊंचाइयों को छू ले। आ रहा समझ में। ये हमें हमेशा प्रयास करना है। तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर और हमारे सामूहिक स्तर पर भी हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का हमें प्रयास करना है। हमें कभी भी प्रयास करना बंद नहीं करना है। जहाँ पर प्रयास करना बंद किए वहाँ पर आपकी उन्नति बाधित हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपको जीवन में आगे हमेशा बढ़ना है तो लगातार हमें प्रयास करना ही होगा। आ रहा समझ में। अगर हमें एक दो बार प्रयास करने से असफलता प्राप्त होती है तो इससे हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि असफलता प्राप्त करके व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। आ रहा समझ में। असफल होकर ही व्यक्ति सफल होता है, एकदम से ही व्यक्ति सफल नहीं हो जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे आपको हमेशा प्रयास करना है, व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर। ठीक है, हमेशा उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना है, जिससे हमारा राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। इसके बाद फिर देखिए आगे लास्ट है कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें अवश्य अवसर प्रदान करेंगे। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। और यह पहले हमारे मूल कर्तव्य में नहीं था, ये बाद में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए मूल कर्तव्य की विशेषताएं। अब मूल कर्तव्य की विशेषताएं क्या है, तो कुछ विशेषताएं इसकी निम्नलिखित है। तो पहली विशेषता देखिए कि इनमें से कुछ नैतिक कर्तव्य हैं, तो कुछ नागरिक, उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है। आ रहा समझ में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल कर्तव्य हैं कुछ कैसे हैं, तो कुछ इसमें नैतिक मूल कर्तव्य हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर कुछ नागरिक, उदाहरण के लिए कुछ ऐसे इसमें कर्तव्य हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का सम्मान करने के लिए लिखे गए हैं। आ रहा समझ में। तो जो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्श हैं, इनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य होगा। कुछ ऐसे मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, इसके बाद फिर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करना भी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य होगा। तो ये सब क्या है, ये विशेषताएं हमारे मूल कर्तव्य की है। ठीक है, इसके बाद फिर ये भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं एवं धर्म पद्धतियों से संबंधित है। मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत में जो मूल कर्तव्य हैं ये हमारी भारतीय परंपरा से संबंधित हैं। इसके बाद जो पौराणिक कथाएं कुछ उससे संबंधित हैं। फिर इसके बाद हमारे धर्म और हमारे भारत में जो पद्धतियां हैं इनसे भी संबंधित है हमारे भारत के मूल कर्तव्य। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। ये इनकी सबकी विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है कि कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही हैं, विदेशियों के लिए नहीं। आ रहा समझ में। ये मूल कर्तव्यों की विशेषता है फ्रेंड, याद रखना है। ठीक है, तो जो मूल कर्तव्य होते हैं तो ये सिर्फ किसके लिए हैं, ये सिर्फ भारतीयों के लिए हैं। जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं तो मौलिक अधिकार तो भारतीयों के लिए भी होते हैं और विदेशियों के लिए भी होते हैं। आ रहा समझ में। लेकिन मूल कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है,
भारतीयों के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित होते हैं। मतलब क्या हुआ कि इनके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, जबकि जो मूल अधिकार होते हैं तो मूल अधिकारों का उल्लंघन अगर होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं। ऐसे इनके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर इनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी सिफारिश नहीं है, कोई कानूनी संस्तुति नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान बनाकर इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। तो जैसे हम देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं तो मौलिक अधिकार के लिए कानूनी संस्तुति की जाती है या कानूनी मान्यता प्राप्त है, और अगर उनका उल्लंघन होता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं और न्यायालय के द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है। परंतु ऐसी कोई व्यवस्था इन मूल कर्तव्यों के लिए नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर अब देखिए फ्रेंड, इसमें मूल कर्तव्यों की आवश्यकता। तो मूल कर्तव्य की आवश्यकता क्यों है ये देखिए इसमें। तो मूल कर्तव्य की आवश्यकता इसलिए है, एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए हमें मूल कर्तव्यों की आवश्यकता होती है। अगर हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य नहीं समझेगा तो लोकतंत्र की स्थापना भारत में नहीं की जा सकती। ठीक है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्य पता होना चाहिए। इसके बाद फिर अगला आता है कि नागरिकों में अनुशासन और प्रतिबद्धता का भाव जागृत करते हैं ये। तो जब हर व्यक्ति को अपना अपना कर्तव्य पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इससे क्या होगा, तो इससे हमारे भारतीय नागरिकों में अनुशासन बना रहेगा और प्रतिबद्धता का भाव जागृत होता है। इसके बाद फिर अगला कि ये सचेतक के रूप में काम करते हैं। सचेतक का मतलब आपको चेतना देते हैं, आपको जगाते हैं कि आपको ये कार्य नहीं करना है, आपको ये कार्य करना है। आप व्यक्ति को जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये। इसके बाद फिर अगला, ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। जब मौलिक कर्तव्य व्यक्ति को पता हो कि हम सभी भारत के लोग या हम सभी भारतीय नागरिक आपस में सब भाई बंधु हैं, तो यह जब व्यक्ति को पता होता है तो वह किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, सबको समान समझेगा, समानता के व्यवहार को बढ़ावा देगा, स्वतंत्रता को समझेगा, फिर भाईचारे की भावना को बढ़ावा मिलेगा। आ रहा समझ में। तो ये इसलिए मूल कर्तव्यों की आवश्यकता है हमें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, ये हमने आपको बताए। अब इसके बाद देखिए, राष्ट्र की संस्कृति एवं संपत्ति को इससे सुरक्षा मिलती है। तो जब हर व्यक्ति को पता है कि मेरा कर्तव्य ये है कि राष्ट्रीय या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो जब सरकारी संपत्ति को नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, जब यह बात व्यक्ति को पता है तो फिर व्यक्ति किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और संपत्ति को सुरक्षा मिलती है। इसके बाद फिर पर्यावरण की रक्षा को बढ़ावा मिलता है। तो जब हर व्यक्ति को पता होगा कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, ठीक है, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तो पर्यावरण की सुरक्षा ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए आवश्यकता है इनकी। फिर इसके बाद शिक्षा एवं जागरूकता को इससे बढ़ावा मिलता है मूल कर्तव्य से, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर ये नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। इससे नागरिकों को प्रेरणा मिलती है और लोगों में अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ावा मिलता है। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर ये राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। हमारे भारत में जितने भी नागरिक हैं सभी के अपने अपने कर्तव्य उन्हें पता है, तो इससे क्या होगा, तो इससे हमारे भारत में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। आ रहा समझ में। तो ये इस प्रकार से फ्रेंड कुछ महत्वपूर्ण मौलिक कर्तव्य के पॉइंट्स हैं। इसकी आवश्यकता इसलिए है, ये जो कारण बताए हमने कि मौलिक जो मूल अधिकार होते हैं इनकी आवश्यकता क्यों है, तो इन कारणों से मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता होती है। तो ये आवश्यकता आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके बाद में मूल कर्तव्यों की प्रवर्तनीयता, मतलब मूल कर्तव्यों का प्रवर्तन कैसे होगा, इनको कैसे लागू किया जाएगा। ठीक है। तो अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। तो देखिए, इसमें किसी नागरिक द्वारा अपने मूल कर्तव्य का पालन नहीं किया जा रहा हो तो न्यायालय द्वारा उसे दंडित नहीं किया जा सकता। आ रहा समझ में। आपने जब हमने आपको पढ़ाया था, तो जब मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पढ़ाया था तो उस समय हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है तो उसके खिलाफ में सीधे न्यायालय जाया जा सकता है, और हमारा सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा करता है।
लेकिन जो मूल कर्तव्य हैं तो इनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ पर भी अपन देखते हैं कि व्यक्ति मूल कर्तव्य का पालन करे या ना करे, ठीक है, तो न्यायालय इसमें दंडित नहीं करता है। लेकिन जब व्यक्ति मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसमें न्यायालय के द्वारा सजा दी जाती है, दंड दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आता है कि नीति निर्देशक तत्वों से समानता रखते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व और हमारे मूल कर्तव्य ये कुछ समान हैं, आ रहा समझ में। तो ये नीति निर्देशक तत्वों से समानता रखते हैं और यही कारण है कि कभी कभी इन्हें व्यंग्यात्मक लहजे में मूल कर्तव्य को निरर्थक घोषणाएं भी कह दिया जाता है, आ रहा समझ में। तो निरर्थक घोषणाएं किसे कहा जाता है? इन मूल कर्तव्यों को भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपन देखते हैं कि इनके लिए न्यायालय कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता मूल कर्तव्यों के लिए, लेकिन मौलिक अधिकार के लिए लेता है। इसमें कोई सजा का प्रावधान नहीं है, कोई अपने कर्तव्य का पालन करे या ना करे ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है कि इसमें सजा दी जाएगी अगर व्यक्ति कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो, ठीक है। तो इसलिए इनकी निरर्थक घोषणाएं भी इसको कह दिया जाता है ऐसे व्यंग्यात्मक लहजे में। व्यंग्यात्मक का मतलब ऐसे हंसी उड़ाते हुए, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों के संचालन के संबंध में एक बर्मा समिति गठित की जाती है। तो यह बर्मा समिति कब गठित हुई थी फ्रेंड? तो 1999 में, 1999 की बात है कि 1999 में यह बर्मा समिति गठित की जाती है भारत सरकार के द्वारा। तो किस लिए गठित की गई थी? तो जो मूल कर्तव्य है इनके संचालन हेतु यह समिति गठित की गई थी, ठीक है। अब इस बर्मा समिति ने भी मूल कर्तव्य से संबंधित कुछ सिफारिशें की थी, ठीक है। तो इसके बाद में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में इसने क्या कहा था? तो रिपोर्ट में इसने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो 138 निर्णय दिए गए थे तो उन्हीं निर्णयों में से कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की सूची इस बर्मा समिति के द्वारा तैयार की गई थी और उन्हीं निर्णयों को सिफारिश के माध्यम से सरकार को इन्होंने रिपोर्ट पेश की, ठीक है। तो जो निर्णय, जो डिसीजन हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उन्हीं डिसीजन को ध्यान में रखते हुए बर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। तो इन सिफारिशों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको बताया था इस बर्मा समिति ने? तो बर्मा समिति ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण बहुत आवश्यक है। तो पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित इन्होंने सिफारिशें की थी बर्मा समिति ने, ठीक है। अब इसके बाद में फिर पर्यावरण का संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य प्रत्येक व्यक्ति का होना चाहिए, सिर्फ सरकार ही इसकी जिम्मेदारी न ले, हर व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए पर्यावरण का संरक्षण करना, ठीक है। तब जाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, अन्यथा सरकार कब तक समझाएगी लोगों को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर कई मामलों में न्यायालय द्वारा भी यह कहा गया है कि जिस तरह मूल अधिकार संविधान को समझने के लिए आवश्यक होते हैं वैसे हमारे मूल कर्तव्य भी आवश्यक होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए फिर मूल कर्तव्यों के संदर्भ में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। तो मूल कर्तव्यों के लिए हमारी सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रयास किया है इसके लिए, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला प्रयास क्या है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि न्यायालयों के साथ साथ हमारी भारत सरकार, राज्य सरकार, इनके द्वारा भी कुछ समय समय पर ऐसे कानून बनाए गए हैं, ठीक है। किसके लिए? मूल कर्तव्यों के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए फिर बर्मा समिति ने कुछ उदाहरणों की चर्चा की थी। तो कौन कौन से उदाहरण हैं? तो इसमें देखिए पहला, तो अनुच्छेद 51 क में राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात की गई। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जाए। इसके बाद इससे संबंधित निर्देश भारतीय ध्वज संहिता 2002 में शामिल किया गया था। इसके बाद फिर भारतीय संविधान राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज आदि के अपमान पर रोक लगाता है। आ रहा समझ में? तो हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। इनके अपमान पर हमारा भारतीय संविधान रोक लगाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद फिर देखिए आगे, तो अगला है कि अनुच्छेद 51 का खंड क का उपखंड ग में राष्ट्र की एकता की बात की गई है और राज्य द्वारा कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों को बाध्यकारी बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 51 का क का उपखंड ग, इसमें क्या लिखा है? तो इसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात की गई है। आ रहा समझ में?
इसमें राष्ट्रीय एकता और अखंडता का वर्णन किया गया है और राज्य के द्वारा ऐसे नियम बनाए गए हैं जो इन कर्तव्यों के लिए बाध्यकारी होते हैं। आ रहा समझ में? जैसे भारतीय दंड संहिता, ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 153 इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है। तो जो व्यक्ति राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाएगा वह अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे व्यक्ति को फिर दंडित भी किया जाएगा। इसके बाद फिर अगला अधिनियम आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जातीय, नस्लीय या भाषाई आधारों पर नफरत को फैलाता है तो इन आधारों पर अगर वोट मांगता है या नफरत को फैलाता है तो संसद या राज्य विधानमंडल की सदस्यता हेतु ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा। आ रहा समझ में? तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का मतलब क्या है कि जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं और ये लोग जनता के प्रतिनिधि होते हुए अगर हमारे भारत में जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर या फिर नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर नफरत को फैलाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया जाएगा या इसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। अब वह चाहे सांसद हो, अगर सांसद हैं तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी संसद से, और अगर राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राज्य विधानमंडल की सदस्यता इसकी बर्खास्त कर दी जाएगी ऐसे व्यक्ति को जो इसे आधार पर अगर वोट मांगता है और नफरत को फैलाता है। तो ऐसे संसद सदस्यों को या ऐसे विधानसभा के सदस्यों को इनको सदन से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें आगे अगला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है इससे संबंधित, ये देखिए अब आप। तो नवंबर 2016 की बात है। तो नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था अपने मूल कर्तव्यों के पालन करने के लिए। तो मूल कर्तव्यों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया नवंबर 2016 में, और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिनेमा हॉल में जब फिल्म शुरू होगी तो शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान का प्रसारण किया जाएगा, और जब राष्ट्रीय गान का प्रसारण होगा तो उस समय जितने भी लोग वहां पर उपस्थित होंगे सबको खड़ा होना अनिवार्य होगा, राष्ट्रगान का सम्मान करना जरूरी होगा। आ रहा समझ में? और राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। आ रहा समझ में? लेकिन फिर क्या हुआ, तो जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की, यह डिसीजन दिया, तो कई लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की। आ रहा समझ में? तो फिर क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट को लगा कि जो हमने डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है, इससे कुछ लोगों को आपत्ति है, तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय वापस भी ले लिया। तो इस निर्णय को कब समाप्त कर दिया गया, तो फिर बाद में 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इस निर्णय की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया जाता है। आ रहा समझ में? क्योंकि हमारी भारतीय सरकार, चाहे हमारी न्यायपालिका हो, चाहे हमारी विधायिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका, कोई भी हो, ठीक है, ऐसा न तो कोई कानून बनाएगी और न ही ऐसा कोई निर्णय दिया जाएगा जिससे हमारी भारत की जनता नाराज हो। ठीक है, तो इसलिए फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को वापस ले लिया था। इसके बाद फिर देखिए मूल कर्तव्यों की आलोचना। मूल कर्तव्यों की आलोचना कौन कौन सी फ्रेंड, तो इसमें देखिए पहली आलोचना होती है कि कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है। आ रहा समझ में? जो मूल कर्तव्य है इसकी सूची पूर्ण नहीं है, आधी अधूरी मानी हमारे कुछ आलोचकों ने। ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। आ रहा समझ में? तो आलोचकों का कहना है कि जो मूल कर्तव्य की सूची है यह पूर्ण नहीं है, यह अधूरी सूची है। तो इसमें क्या नहीं है, तो बोले कि कर अदायगी भी होना था जो नहीं है। फिर इसके बाद में मतदान का कर्तव्य भी उसमें लिखा होना था लेकिन नहीं है। इसके बाद परिवार नियोजन का कर्तव्य व्यक्ति का होना चाहिए जो कि इसमें नहीं है। आ रहा समझ में? और जिस कर अदायगी की अपन बात कर रहे हैं यह किस समिति ने सिफारिश की थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में जो समिति गठित हुई थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, तो इस समिति ने यह सिफारिश की थी कि कर अदायगी भी व्यक्ति का या हमारे भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला है कि कुछ कर्तव्य अस्पष्ट हैं, मतलब हमें स्पष्ट समझ में नहीं आता। बहुअर्थी मतलब बहुत सारे अर्थ हैं। इसके बाद में
आम व्यक्ति के लिए या आम आदमी के लिए समझने में यह कठिन है। तो इसमें कुछ ऐसे कर्तव्य है जो व्यक्ति को समझ में नहीं आता, आम आदमी की समझ से परे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे शब्दों की भिन्न व्याख्या हो सकती है, तो इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अलग अलग व्याख्या हो सकती है या अलग अलग अर्थ हो सकता है। तो जैसे उच्च आदर्श, इसका भिन्न अर्थ हो सकता है। इसके बाद में समग्र संस्कृति, इसका अर्थ भिन्न हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका अर्थ भिन्न हो सकता है। आ रहा समझ में? तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारे मूल कर्तव्यों की आलोचना होती है। इसके अलावा और भी कुछ आलोचना है। देखिए, इसमें आलोचकों के द्वारा इन्हें आवश्यकता से अधिक करार दिया गया है। आलोचकों ने कहा है कि जो मूल कर्तव्य है इन्हें आवश्यकता से अधिक बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान में लिखे हुए हो चाहे न हो। आ रहा समझ में? इस आधार पर आलोचक किसकी आलोचना करते हैं। अगला पॉइंट होता है कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य व उनके महत्व को कम करता है। इन्हें तो भाग 3 में शामिल किया जाना था, आ रहा समझ में, ताकि ये मूल अधिकार के बराबर रहते हैं। ये हमारे आलोचक इस आधार पर मूल कर्तव्यों की आलोचना करते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि ये अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते इन्हें आलोचक नैतिक आदेश करार देते हैं। आ रहा समझ में? गैर न्यायोचित का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो हमारा न्यायालय उन्हें दंड नहीं दे सकता, इसलिए इन्हें गैर न्यायोचित कहा गया है। ठीक है, तो इस आधार पर आलोचक द्वारा इसे क्या कहा गया है? इसे नैतिक आदेश करार दिया गया है। ठीक है, इसके बाद फिर जो स्वर्ण सिंह समिति थी, तो स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर या पालन न करने पर इसमें अर्थदंड और सजा की सिफारिश की थी। अर्थदंड मतलब जुर्माना, ठीक है, और सजा मतलब जितने भी सजा का प्रावधान होता, लेकिन हमारी सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, इस स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश को। ठीक है, तो इस आधार पर भी इन मूल कर्तव्यों की आलोचना की जाती है। इसके बाद फिर देखिए अगला, मूल कर्तव्यों का महत्व। तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद भी हमारे मूल कर्तव्यों का महत्व है। तो कौन कौन से महत्व है इसके, ये देखिए इसमें। तो पहला महत्व है कि मूल कर्तव्य अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय यह नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं। आ रहा समझ में? व्यक्ति के पास अधिकार हैं, तो अधिकार है तो उसके कुछ कर्तव्य हैं। तो जब अधिकारों का प्रयोग व्यक्ति करता है तो ये उन्हें उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। आ रहा समझ में? इसलिए व्यक्ति कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। आ रहा समझ में? तो देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं, ये मूल कर्तव्य पहला महत्व है। दूसरा महत्व है इनका कि नागरिकों को अपने देश, अपने समाज और अपने साथी नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में जानकारी रखनी चाहिए। आ रहा समझ में? ये भी इसका महत्व होता है। तो हम देखते हैं कि जो मूल कर्तव्य हैं, हमारे देश, हमारे समाज और हमारे साथी नागरिकों, इन सभी के प्रति कर्तव्य हमारे होते हैं और हम इसकी जानकारी रखते हैं। तो यह भी हमें कर्तव्य याद दिलाता है। ये मूल कर्तव्य हमें हमारा जिम्मेदारी या हमारा उत्तरदायित्व हमें याद दिलाते हैं, इसलिए इनका महत्व है। इसके बाद फिर अगला है कि मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्रध्वज को जलाने, इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करते हैं। तो हमारे मूल कर्तव्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं करेगा। हमारे मूल कर्तव्य कहते हैं कि कोई भी समाज विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देगा। इसके बाद फिर जैसे राष्ट्रध्वज को कोई जला नहीं सकता, सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता या नष्ट नहीं कर सकता, इसके खिलाफ में हमारे मूल कर्तव्य चेतावनी देते हैं। आ रहा समझ में? इसलिए इनका महत्व है। इसके बाद फिर अगला आता है कि ये अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये अदालतों को, जैसे कोई भी कानून हुआ तो कानून या विधि उसकी जो वैधानिकता है या उसके संवैधानिक वैधता है, उसके परीक्षण में ये मूल कर्तव्य सहायता भी करते हैं। इसके बाद फिर अगला महत्व होता है कि ये नागरिकों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है या नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। आ रहा समझ में?
ये आपको ध्यान रखना है। और ये नागरिकों में अनुशासन बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं और उनकी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं। आ रहा समझ में। इसके बाद में फिर वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं, कौन? हमारे मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है बल्कि राष्ट्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी सक्रिय भागीदार होता है। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। आ रहा समझ में। इनमें से किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद में उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान भी संसद कर सकती है। आ रहा समझ में। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जो मूल कर्तव्य हैं इन्हें हमारी संसद के द्वारा कोई भी कानून बनाकर भी इन्हें लागू किया जा सकता है या अर्थदंड का या सजा का प्रावधान भी कर सकती है। ठीक है, तो ये हमारी संसद के पास अधिकार हैं। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य के या मूल कर्तव्य के महत्व भी समाप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद में जो मूल कर्तव्य है उनको प्रभावी कैसे बनाया जाए, तो इन मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के कुछ उपाय हैं। तो पहला उपाय देखिए इसमें कि सार्वजनिक स्थलों पर मूल कर्तव्यों के लिखित बोर्ड लगवाए जाएं ताकि लोगों को पता हो कि हमारा कर्तव्य क्या है। तो सार्वजनिक स्थल जैसे मंदिर हैं या रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है, या फिर इसके अलावा और भी कई सार्वजनिक स्थल है जहाँ पर जनता का आगमन ज़्यादा होता है या आना जाना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर ये मूल कर्तव्य से संबंधित एक बोर्ड लगवाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि अभी भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे नागरिक हैं जिन्हें अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं है। इसके बाद फिर अगला आता है, इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाए। आ रहा समझ में। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्य दिवस घोषित किया जाए। जैसे और भी बहुत सारे दिवस होते हैं, ऐसे एक मूल कर्तव्य दिवस भी घोषित किया जाए ताकि लोगों को पता तो हो कि मूल कर्तव्य है क्या। ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट है कि मूल कर्तव्यों को विद्यालय पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मतलब जो स्कूल है तो स्कूल के पाठ्यक्रम में से शामिल किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि बच्चे अपने मूल कर्तव्य समझें। इसके बाद में अध्यापक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। मतलब जब अध्यापकों को ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उस ट्रेनिंग में ये मूल कर्तव्य भी शामिल किया जाना चाहिए और उन्हें मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद फिर मीडिया के माध्यम से मूल कर्तव्यों के संबंध में जागृति एवं चेतना का प्रसार किया जाए। ठीक है। तो मीडिया के माध्यम से, मीडिया में दोनों मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, दोनों के माध्यम से मूल कर्तव्यों का प्रसार किया जाए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मूल कर्तव्यों के बारे में जानें और अपना उत्तरदायित्व समझें। ठीक है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये मूल कर्तव्य का टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है। अब इसका निष्कर्ष कैसे लिखेंगे आप, तो उपयुक्त सभी तथ्यों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि मूल कर्तव्य हमारे संविधान में लिखित हैं। इनकी कुछ आलोचनाएं भी हैं परंतु इनका महत्व अधिक है। ठीक है। और मूल कर्तव्यों का पालन करके हमारे देश में अधिक शीघ्रता से या तेज़ी से विकास किया जा सकता है और लोगों को इनके लिए जागरूक बनाया जा सकता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे 3 नंबर का, तो 3 नंबर में अगर मूल कर्तव्य पूछ रहा है तो आपको सिर्फ इसका संवैधानिक प्रावधान लिखना है फ्रेंड, और किस समिति की सिफारिश पर इन्हें संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर में आपको क्या लिखना है, तो संवैधानिक प्रावधान लिखना है। इसके बाद फिर इनका महत्व लिखना है। ठीक है। ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि 5 नंबर मतलब 50 शब्द में आपको लिखना होगा। ठीक है। इसके बाद फिर इससे आपसे 11 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब 200 शब्द में आपको लिखना है। और जब 200 शब्द में अगर इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो फिर आपको ये पूरा कंप्लीट लिखना होगा। एक तरफा आपका आंसर नहीं होना चाहिए, इसमें सभी पॉइंट्स आपके आना चाहिए, तब आपके ज़्यादा नंबर आते हैं परीक्षा में। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आज का लेक्चर हमारा समाप्त हो जाता है फ्रेंड। तो पढ़ते रहिए और देखते रहिए हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपको मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम जल्द ही आपके लिए एक दूसरा लेक्चर लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।